बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है और आज हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी को, ड्रैग फोर्स को और साथ टर्मिनल वेलोसिटी को। ये हमारा लेक्चर नंबर 51 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि विस्कोसिटी जो है ना वो क्या चीज़ है, और उससे पहले हमें ये पता होगा कि चैप्टर नंबर 6 जो है ये है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड मीन थिंग विच फ्लो, ठीक है। आप इसमें गैसेस या लिक्विड्स को ले सकते हैं। कोई चीज़ जो फ्लो करती है उसको आप क्या नाम देंगे? फ्लूइड का। और इसकी दो टाइप्स हैं, फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन, जब वो मोशन में होगा तो उसको आप क्या नाम देंगे? फ्लूइड डायनामिक्स का, ठीक है। और इसके अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ अटैच है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये अटैच है बर्नौलीज थ्योरम के साथ। तो ये भी हमने आगे करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं विस्कोसिटी की तरफ। द इंटरनल फ्रिक्शन effect between different layers of flowing fluid is described in term of viscosity of the fluid। यानी जो फ्लूइड के दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन मौजूद है उसके लेयर्स के दरमियान, उसको आप क्या नाम देते हैं? विस्कोसिटी का। तो इसको हम कैसे समझेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा केस लिया है। सपोज कर लें कि ये आप जो है ना यहाँ पर ये एक लेयर ले ली, कोई फ्लूइड है, उसकी ये जो है ना ये वो सरफेस है जो रेस्ट में है, ठीक है। एक पाइप ले लें जैसे, उसमें ना आप इनको हाइट के हिसाब से ना ये कुछ लेयर्स बना लें। आप ये समझें कि ये मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं। और याद रखिएगा कि जब इनको हम लेयर वाइज मॉलिक्यूल्स को लेंगे तो जो पहली सबसे ऊपर वाली लेयर होगी फ्लूइड की वो फास्ट मूव करेगी, उसकी वी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके नीचे वाली की और कम होगी, उसके नीचे वाली की और कम होगी। तो और इसी तरह आते हुए जो लेयर इसके साथ इंटैक्ट होगी उसकी वी जीरो हो जाएगा। तो ऐसे जाते हुए वी क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी जो सबसे ऊपर लेयर होती है, इसको आप कैसे समझेंगे? आप थोड़ा सा कोई भी चीज़ जैसे मिल्क है, इसको लेके इसको एक टेबल के ऊपर फेंके तो आप ये देखेंगे कि जो ऊपर वाली लेयर है ना वो फास्ट मूव करके जाएगी, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तेजी के साथ मूव करके जाएगा और ज़्यादा फासला तय करेगा। इसका मतलब उसकी वी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे वी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे फिर विस्कोसिटी का कंसेप्ट क्या हुआ, ये याद रखिएगा कि जब आप किसी फोर्स के साथ ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें अगर यहाँ पे इन दो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल ये एक दूसरे को, ये ऐसे समझ लें कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इधर जाना चाहता है क्योंकि ऊपर वाली लेयर जो है इसमें फ्लो इधर होगा, और ये वाला मॉलिक्यूल अगर इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा है तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो इंटरेक्शन वाली फोर्स है, ये जो लेयर्स के दरमियान फोर्स है, ये बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो डिफरेंट मटेरियल्स की विस्कोसिटी। दूसरा इसका मतलब है जब ये मूव करेगा तो ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से ये एक स्ट्रेस पैदा होगी। वो जो स्ट्रेस है, फोर्स और एरिया कितना है उस फ्लूइड का, उसको आप फोर्स और एरिया या स्ट्रेस कहते हैं। वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है? dv ओवर dy। dv चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करें तो यहाँ आप क्या ले आएंगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये जो जितना भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ये जस्ट आपने कंसेप्ट लेना है कि बेसिकली विस्कोसिटी जो है उसका मैथमेटिकल मीनिंग या यहाँ से हम उसका फिजिकली कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ आएगी आपको कि अगर यहाँ पे ये एक तो ये लेयर वाली बात समझ आ गई कि ऊपर वाली लेयर उसका वी ज़्यादा होता है, जैसे जैसे अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लो कम हो जाएगा। उसकी वजह भी मैंने बताई है। अगर ये फ्लो जो भी चल रहा है, अगर ये इंटरेक्शन ज़्यादा है, फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये इसको इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा और ये इसको आगे जाने के लिए रोकेगा, ठीक है। और दूसरा डेप्थ भी साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर इस पूरी कहानी से हमने जो चीज़ समझी उसको यहाँ डेफिनेशन में भी देख सकते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। लेयर्स की समझ आ गई? ये लेयर्स हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हम वेलोसिटी के हिसाब से हम लेयर्स ले लेते हैं। जो ऊपर वाले ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी और कम होगी, उसकी और कम होगी, और इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं? विस्कोसिटी का। तो अभी आप जनरली जो इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आपके लेवल के लिए
internal friction effect between different layers of fluid is called viscosity of the fluid. Viscosity measures how much force is required to slide one layer of the liquid over another layer. क्या मेजर करती है? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड ओवर अनदर लेयर. ये देखें ना, ये वाली लेयर इसके ऊपर स्लाइड करती है. इसके लिए यहां से नजर भी आ रहा है कि ये प्रोपोर्शनल है, ये कितनी फोर्स चाहिए उसके लिए. तो अगर ईटा की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा चाहिए. तो यहां से भी आपने ये कंसेप्ट ले लिया. तो ये डेफिनेशन, बाकी ये आपको पता है, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फ्लो इजीली, जैसे कि थिक, टार एंड हनी, ETC हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. उसकी ईटा की वैल्यू बहुत, ये ईटा है ETA, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे वाटर है, इनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत कम होती है. जो इजीली फ्लो करेंगे, जो इजीली फ्लो करेंगे उनका ईटा कम होगा, और जिनके दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन या विस्कोसिटी ज्यादा होगी उनका ईटा ज्यादा होगा. ये बात भी आपने माइंड में रखनी है. आपने यहां से यहां तक ये याद करना है विस्कोसिटी क्या है और इनकी ये टाइप्स आ गई. उसके साथ ये वाला बताना चाहे तो ठीक है, ये ऑप्शनल है. अगर बताना चाहें ये वाला कंसेप्ट भी देना चाहें, नहीं तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कंसेप्ट आप यहां से ले सकते हैं. उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ये ग्रीक लेटर ईटा के साथ शो किया जाता है. ये असल में ड्रैग फोर्स की आगे क्वेश्चन आएगी, वहां से इसको अलग किया गया. ईटा इक्वल टू F ओवर 6 पाई RV. तो इसका यूनिट क्या बनेगा, यहां से भी निकाल सकते हैं. F का न्यूटन, इसका मीटर पर सेकंड. तो यहां से भी आप निकालेंगे. और फिर फोर्स को आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालें. इसको आप प्रूव कर सकते हैं किसमें आएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड में. फिर इसी का आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. यहां से आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे, M की जगह किलोग्राम और एक जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका यूनिट. R का पुट करें V का, तो ये आपके पास रिजल्ट निकलेगा. तो ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. तो दूसरी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो है ड्रैग फोर्स. बहुत आसान है. An object moving through a fluid experiences a retarding force called drag force. इसका मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर आता है, जैसे चाहे वो एयर में हो चाहे वो लिक्विड में हो, ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज एट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज. ये और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ड्रैग फोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड बढ़ती जाएगी तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. ये स्पीड यानी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है. V की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी. अब ये देखें कि अगर एक शख्स किसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और गाड़ी तेजी के साथ जा रही है, उसके साथ एक और पर्सन साइकिल पे जा रहा है, तो जो गाड़ी वाला पर्सन है वो अपना हाथ अगर बाहर निकाले तो उसको एयर जो है ना वो धक्का देगी. इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड ज्यादा थी तो उसकी वजह से उस पर फोर्स भी ज्यादा लगी, और जो साइकिल पे जा रहा है उस पर वो एयर उस तरह इफेक्ट नहीं करेगी. तो इससे हमने क्या चीज सीखी, इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं. शुरू के अंदर एक ऑब्जेक्ट को आपने एयर में फेंका तो शुरू के अंदर सिर्फ उसका वेट है mg. जैसे ही ये नीचे आया तो इसकी v बढ़ना शुरू हुई, जैसे क्योंकि आपको पता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से v बढ़ती है. तो v जब बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स अपोजिट क्रिएट होगी उस फ्लूइड के अंदर, और एक टाइम आएगा कि ड्रैग फोर्स इसका v जैसे बढ़ता जाएगा ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. देखिए mg का वेक्टर सेम है. एक पॉइंट आएगा जब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा. तो हमने इस कहानी से क्या सीखा, एक ऑब्जेक्ट को जब आप फ्लूइड के अंदर फेंकते हैं तो उसका v बढ़ता जाएगा तो साथ एक अपोजिट फोर्स क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप क्या नाम देंगे, ड्रैग फोर्स का. क्या नाम देंगे, ड्रैग फोर्स का. और अगर आप स्फीयर ले लें, जैसे आपके पास एक ड्रॉपलेट वाटर का ड्रॉप है जो स्फीयर नुमा है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है मूविंग स्लोली विद स्पीड v, एक एयर में से, फ्लूइड में से. ठीक है, तो फिर आप उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर v. तो ये ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो डिपेंड कर रही है विस्कोसिटी पे, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. अगर मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स भी ज्यादा अपोज करेगी, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी. दूसरा R, साइज ऑफ द ड्रॉप का अगर साइज बड़ा है तब भी फोर्स की वैल्यू जो अपोजिट फोर्स क्रिएट होगी, जिसको आप ड्रैग फोर्स का नाम दे रहे हैं, ये जो रेड कलर में शो किया हुआ है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी. तीसरा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जितनी तेजी के साथ बढ़ती जाएगी ड्रैग फोर्स भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी. यहां पे जैसे आपने देखा था, ये देखें यहां पे रेड कलर नहीं है क्योंकि अभी v स्टार्ट हो रहा है.
जैसे ही v की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई ड्रैग फोर्स क्रिएट हो, v और बढ़ता जा रहा है, ड्रैग फोर्स भी साथ साथ इंक्रीज करती जा रही है। तो ये ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट को आप जब किसी फ्लूइड के अंदर फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट के v की वजह से, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, उसकी v की वजह से उस पर एक अपोजिट फोर्स क्रिएट होती है जिसको आप क्या नाम देते हैं, ड्रैग फोर्स का। ये उसकी क्वेश्चन हो गई, ये उसकी डेफिनेशन होगी, और ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ईटा, आर और v पे। ये भी आप बता सकते हैं एट वेरी हाई स्पीड फोर्स इज नो लॉन्गर सिंपली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है, ये पॉइंट भी आप साथ बता सकते हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन है। अब हम आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ, ये एक तरह का आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज़ है, ये देखें, जब एक ऑब्जेक्ट को आप किसी फ्लूइड के अंदर सपोज कर लें, आपके पास एक ड्रॉप है वाटर का, उसको जैसे ही आपने किस में इन किया, एयर के अंदर, यानी एयर एज अ फ्लूइड, तो वेट की वजह से वो नीचे जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स क्रिएट होगी। जब वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अब ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे समझिए आप, ये मेरे हाथ को देखें कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तेजी के साथ, जैसे ही वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएंगे अब ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। उस पॉइंट से जहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। और ये कब होती है, जब वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाए। यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल नहीं होगी, लेकिन यहां से क्या होगी वेलोसिटी, वो टर्मिनल होगी। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है इसकी। When the magnitude of the drag force become equal to the weight of the body, नेट फोर्स क्या हो गई, 0। तो ऑब्जेक्ट किस में चला गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, वेलोसिटी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म। उसी वेलोसिटी को आप क्या नाम देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी का। ये उसकी इक्वेशन है जो हमने डिराइव करनी है, ठीक है। अब डिराइव करने के लिए हमने कंडीशन क्या लेनी है, ये देखें बहुत आसान है। कंसीडर अ वाटर ड्रॉपलेट सच दैट ऑफ फोम falling vertically downward under the influence of force of gravity and drag force। एक आप वाटर ड्रॉपलेट ले लें, जैसे ये है, इस जैसे आजकल फोक मौजूद है ना, जिसमें आप यहाँ पे भी ये टर्मिनल वेलोसिटी का ही कंसेप्ट होता है जी। तो वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेज होगी, क्योंकि वो एयर में से गुजर रहा है तो उस पर वेट भी होगा और ड्रैग फोर्स, दोनों चीजें मौजूद होंगी। फिर क्या होगा, द एयर ड्रैग ऑन द वाटर ड्रॉपलेट इंक्रीजेस विद स्पीड। जैसे जैसे ड्रॉपलेट का v बढ़ता जाएगा ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए, जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। देन क्या होगा, द ड्रॉपलेट एक्सेलरेट रैपिडली अंडर द ओवर फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द ड्रॉपलेट डाउनवर्ड। अब जो वेट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, तेजी के साथ नीचे की तरफ। However, upward force drag force on increases as the speed of the droplet increases। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे वो नीचे आता है v बढ़ता जा रहा है, जैसे v बढ़ता जाएगा तो ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करती है, v पे। जितना v ज्यादा होगा ड्रैग फोर्स भी उतनी ज्यादा क्रिएट होगी। फिर होगा क्या, नेट फोर्स का फार्मूला होता है वेट माइनस ड्रैग फोर्स, और जब मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएगी किसके, वेट के, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो अब जो आपके पास वही ड्रॉपलेट है, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, उसी को आप क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का। तो वेट इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स। वेट की क्वेश्चन क्या होती है, mg। ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। अब इसके साथ स्मॉल टी लिखेंगे, पहले नहीं लिख रहे थे। क्यों नहीं लिख रहे थे, इसलिए कि पहले जनरल वेलोसिटी थी, अब क्योंकि कांस्टेंट हो गया है तो इसलिए ये अब v जो है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहां से vt किस चीज की इक्वल आ गया, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन mg इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर। एक तो टर्मिनल वेलोसिटी को आप इस फार्मूले से मेजर कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ये देखें, ये डायग्राम भी देख सकते हैं आप। टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है, जब ड्रैग फोर्स और वेट दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। नेट फोर्स 0, ऑब्जेक्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ नीचे आएगा। अब वो कहता है कि नहीं, इस मास ऑफ द ड्रॉपलेट जो है ना, इसको हम चेंज करते हैं किसी और उसमें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी क्वेश्चन में इस m को हमने चेंज करना है जी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास। अगर उसका साइज क्या हम रखें, कांस्टेंट, यानी एक ही साइज ले लें, 3-4 ड्रॉप्स ले लें आप ऊपर से नीचे फेंक के, उनमें से मास जो है ना बढ़ाते जाएं, तो टर्मिनल वेलोसिटी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। अब हम मास को चेंज करना चाहते हैं, तो सफेयर नुमा वो जो ड्रॉप आपने लिया है शुरू के अंदर, जो कंसीडर किया था ड्रॉपलेट ऑफ वाटर,
तो मैस का फार्मूला होता है मैस इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अगर सफियर है तो सफियर के लिए वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एम का फार्मूला क्या बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक हो गया। तो अब m की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें 4/3 पाई आर क्यूब रो। इस m की जगह g उसी तरह रहने दें। ये देखें g रह दिया। ये जो है ना ये 4/3 पाई आर क्यूब रो ये आ गया। अब ये बनेगा 4, ये देखें ये 3 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 4/18 4 डिवाइडेड बाई 16 ये आ जाएगा 2/9। पाई से पाई कैंसल, आर क्यूब इस यहाँ पे क्या आ जाएगा आर इस आर क्यूब से कैंसिल हो गया, स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन थी जो हमने डिराइव करनी थी। बहुत आसान है। एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड में आया, उसकी वी बढ़ना शुरू हुई, उस पर टर्मिनल वेलोसिटी ड्रैग फोर्स क्रिएट हो गई। एक पॉइंट आया कि वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो गए। अब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, जिसको आपने क्या नाम दिया टर्मिनल वेलोसिटी का। ये उसकी इक्वेशन है जो हमने डिराइव की थी। यही शुरू में हमने कही थी कि ये इक्वेशन है टर्मिनल वेलोसिटी की। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना ये इक्वेशन आपने उसकी डिराइव करनी है, पहले मैथ्स वाली और उसके बाद मैथ्स को आप चेंज कर देंगे इस इक्वेशन के साथ। तो ये था आपका टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट। बहुत आसान है। तो इन तीनों टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से समझना भी है और इनको लिखना भी है और साथ साथ याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।